20 Indian soldiers were killed in action as a result of the physical skirmish with Chinese troops. China lost 42 soldiers in the June 2020 Galwan Valley clash. India has announced plans to ban 54 Chinese apps that pose a threat to the country. डॉक्टर एस जयशंकर का स्टेटमेंट आया है जो इंडिया चाइना कोल्ड वॉर को दोस्ती में बदल सकता है। उन्होंने कहा, We have also earlier agreed that differences should not become disputes, nor should competition ever become conflict. On this foundation, we can continue to develop our ties along a positive trajectory. और ये ट्विस्ट इंटरेस्टिंग तब लगता है जब हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया और चाइना की पार्टनरशिप शायद 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल अलायंस बन जाए। India, very, very tough, very, very tough. They said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. Yep. Some news is coming in. The Prime Minister's clearest message to bully Trump will never let down farmers, is what the Prime Minister has said, saying that he's ready to pay a personal price for the same. It's a resounding no compromise war cry from Prime Minister. कुछ साल पहले तक इंडिया चाइना की आर्मीज बॉर्डर पर लड़ रही थी। चाइना ने हमारी टेरिटरी इन्वेड की थी और इंडिया ने रिस्पांस में चाइनीज गुड पर बैन और टैरिफ्स लगा दिए। Across India, calls for a boycott on Chinese goods to the deaths of 20 Indian soldiers. The Modi government is trying to raise import duties on at least 300 items being imported from China, and is also trying to put other barriers on Chinese businesses. लेकिन ट्रंप के नए टैरिफ्स के बाद इंडिया और चाइना वापस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। The setbacks we experienced in past few years were not in the interests of the people of our two countries. That China is set to resume the much-needed supply of fertilizers, rare earth minerals, and tunnel boring machines to India. This comes as India and China move towards a normalization of ties. मोदी जी भी 7 सालों के बाद चाइना की विजिट पर गए, जहां वो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिले। Trump's tariffs pushing the two Asian giants closer together. Prime Minister Narendra Modi will be making his first visit to China in 7 years and meet with President Xi Jinping. अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये अनइमेजिनेबल अलायंस बनने वाला है? ये कहानी सिंपल है। अगर इंडिया और चाइना एक साथ आए तो क्या दोनों मिलकर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल अलायंस बना सकते हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाए तो उन्होंने ये क्लियरली बोला था कि वो इंडिया को पनिश कर रहे हैं क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर को फंड करती है। अब डेटा पर नजर डालते हैं। दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच रशिया की 38% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स इंडिया को गई, वहीं 47% रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स चाइना को गई। तो अगर ट्रंप का कंसर्न सच में रशियन ऑयल का था तो फिर लॉजिकली सबसे ज़्यादा पेनल्टी तो चाइना को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीज़ ये है कि इसी पीरियड में यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा एलएनजी और पाइपलाइन गैस बायर रहा रशिया का। ईयू ने 51% रशियन एलएनजी, 37% पाइपलाइन गैस इंपोर्ट की। 2024 में अमेरिका ने भी रशिया से 3 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए, जिसमें फर्टिलाइजर्स, पैलेडियम, एनरिच्ड यूरेनियम जैसे प्रोडक्ट्स थे। तो फिर असली क्वेश्चन ये बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप को आखिर चाहिए क्या? रिसर्च किया गया तो पता चला कि भारत की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का साइज 2024 में $99 बिलियन तक पहुंच चुका है और यह मार्केट एस्टिमेट है कि 2023 तक ये 236 बिलियन के आसपास पहुंचेगा। यानी इस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज इस $99 बिलियन की एग्रीकल्चरल सेक्टर को अपने कब्जे में कर लें। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इंडियन लीडर्स का भरोसा हमेशा अपने किसानों और छोटे प्रोड्यूसर्स की सुरक्षा पर रहा है।
भले ही फॉरेन प्रोडक्ट सस्ते क्यों ना हो। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। We as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. इसीलिए इंडिया ने यूएस के राइस पर 70 से 80% और डेयरी प्रोडक्ट्स पर 30 से 60% की टैरिफ्स लगाई हुई है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत का बैकबोन है जो 150 मिलियन लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। अमेरिकन किसानों के पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं और उन्हें 3 to 5% के कम ब्याज दर पर इजी क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जबकि हमारे छोटे किसान 15 से 30% ब्याज दर पर पैसे उधार लेते हैं, जिससे उनके लिए कॉम्पिटिट करना मुश्किल हो जाता है अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर मार्केट ओपन हुआ तो सस्ती अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत के किसानों की मजबूरी बन जाएंगी। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में दूध लगभग 50 रुपए लीटर बिकता है, लेकिन एसबीआई रिसर्च के हिसाब से अगर हम अपनी डेयरी सेक्टर यूएस की कंपनी के लिए खोल दें तो वही दूध की प्राइसेस बहुत तेजी से गिर सकती हैं, क्योंकि यूएस की डेयरी इंडस्ट्री बहुत ही हेवीली सब्सिडाइज्ड है। वही ये डॉक्यूमेंट बताती है कि अमेरिकन एक्सपोर्टर्स दूध सिर्फ 25 रुपए लीटर में बेच सकते हैं, और जब उस पर हम ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज का खर्च जोड़ दे तो इंडिया पहुंचते वक्त उसका रेट सिर्फ 32 रुपए लीटर हो जाता है। इसका मतलब हमारे 50 रुपए वाले दूध के सामने सिर्फ 32 रुपए यानी 36% का गैप। अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आ गए तो दूध की कीमत में सीधे 15 से 25% की गिरावट आएगी। कंज्यूमर्स को तो 15 से 25% सस्ता दूध मिल जाएगा, लेकिन हमारे किसानों को अपने दूध 15 से 25% कम दाम में बेचने पड़ेंगे, और जबकि दूध का बिजनेस वैसे ही 2 to 4% मार्जिन पर चलता है, तो अमेरिकन प्राइसेस से कॉम्पिटिट करना हमारे फार्मर्स के लिए लॉस का सौदा हो सकता है। यानी अगर ये इंडियन टैरिफ ना रहे तो सब्सिडाइज्ड अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट को फ्लड कर देंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि लाखों इंडियन किसानों की रोजी रोटी चली जाएगी और बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी की रिस्क बढ़ जाएगी इंडिया में। ऊपर से अगर कल को अमेरिका ने सप्लाई रोक दी तो भारत 1943 बेंगल फैमाइन जैसे हालात भी देख सकता है। 1943 का बंगाल अकाल आधुनिक इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। इसने दर्द और दुख की एक विरासत छोड़ दी जो आज भी भारत में महसूस की जाती है। इस वजह से हम अपना एग्रीकल्चरल मार्केट ओपनली नहीं खोल सकते, लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ट्रेड्स पे टैरिफ लगा दिए। आज की ज़रूरत ये है कि हम चाइना के साथ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज़ नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। अगर अमेरिका ट्रेड वेपनाइज करके हमारी इकोनॉमी को पुश कर रहा है, तो जो आज एनिमी लग रहा है वो फ्यूचर में एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर बन सकता है। चाइना की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एक मिसाल है। China turned low-cost products into global demand, creating millions of jobs and scaling factories rapidly. 1980s और 1990s में चाइना लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बना, जहां टॉयज $1 में बनाए गए, जहां शूज $25 में असेंबल हुए और $100 में वर्ल्ड वाइड सेल हुए। ये स्ट्रैटेजी 800 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला, जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन था। आज चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे DJI ड्रोन्स और हुआवे स्मार्टफोन्स, जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एरा ख़त्म होने के बाद उनका फोकस बन गया।
लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक नेचुरल साइड इफेक्ट है वेज इन्फ्लेशन। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट 2005 में $0.79 पर आवर थे, वो 2021 में $6 पर आवर तक बढ़ गए, लगभग 659% का ग्रोथ। इस वजह से लो मार्जिन प्रोडक्ट्स उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहे। चाइना ने हाई टेक और हाई मार्जिन इंडस्ट्रीज जैसे ईवीज और सेमीकंडक्टर्स पे फोकस शिफ्ट किया। BYD का इवोल्यूशन परफेक्ट एग्जांपल है। टू 2000s में वो मोबाइल और लैपटॉप बैटरीज बना रहे थे। आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर है, टेस्ला से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। ये शिफ्ट चाइना के लिए नेचुरल इकोनॉमिक एवोल्यूशन है, क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ गई है और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अब प्रॉफिटेबल नहीं रही। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को अब भी टी शर्ट, टॉयज और स्मार्टफोन चाहिए। इस वजह से इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हो रही है और प्रोडक्शन इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहा है। Xiaomi मॉडल इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां डिजाइन बीजिंग में होता है और असेंबली इंडिया में होती है। इंडिया चाइना कॉम्बाइंड मार्केट 2.8 बिलियन लोगों का है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 34% है। इंडिया में 500 मिलियन प्लस मिडिल क्लास है और चाइना में ये गिनती 430 मिलियन प्लस है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेशन नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन इस अलायंस को काफ़ी कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक लॉजिक काफ़ी कॉम्पेलिंग है। इंडिया चाइना पार्टनरशिप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रीशेप कर सकता है और एक न्यू इकोनॉमिक एक्सिस क्रिएट कर सकता है। लेकिन इंडिया क्या यूएस को इग्नोर कर सकता है? सिंपल सा आंसर, नो। इंडिया यूएस ट्रेड 20 बिलियन से 118 बिलियन तक ग्रो हुआ है और 45 बिलियन का सरप्लस है। 200 बिलियन का आईटी सेक्टर लार्जली यूएस पे डिपेंडेंट है और 50% एक्सपोर्ट्स वही जाते हैं। डेली डिजिटल लाइफ भी लार्जली यूएस प्लेटफॉर्म्स पे बेस्ड है, जैसे जीमेल, व्हाट्सएप, एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट। इंडिया की 40% फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट यूएस कंज्यूम करता है। टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और जेम्स में भी अमेरिका प्राइमरी मार्केट है। डिफेंस कॉर्पोरेशन भी अब स्ट्रांग है। 2010 में नियर जीरो था, लेकिन आज यूएस 10% मिलिट्री इंपोर्ट सप्लाई करता है और रशिया और फ्रांस के बाद थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है। New Delhi's airport, Mr. Nehru was given a tumultuous send-off as he was about to leave for communist China. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाइना का धोखा हम कभी भूल नहीं सकते। 1950 में नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ और भाईचारे की भावना दिखाते हुए इंडिया ने यूएन मेंबरशिप में भी चाइना का सपोर्ट किया। लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद 1962 में चाइना ने एग्रेशन दिखाया और इंडिया पर अटैक किया। इस वॉर में हजारों सिपाही शहीद हुए, हमारी इकोनॉमी गिर गई, ग्रोथ स्लो हो गई और हमें मजबूरन यूएस और यूके से मदद मांगनी पड़ी। ये एक ऐसा झटका था जिसने नेहरू जी की रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के विजन को डीरेल किया और हमें ये सीख दी कि किसी देश के साथ ट्रस्ट सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं बल्कि हिस्ट्री और इरादों पे भी डिपेंड करता है। ऑन पेपर इंडिया चाइना का अलायंस एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। 2.8 बिलियन लोग, एक ह्यूज मिडिल क्लास और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को रीशेप करने की कैपेसिटी। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जब भी इंडिया ने चाइना पर ट्रस्ट किया, हमें नुकसान हुआ है। अमेरिका भी परफेक्ट पार्टनर नहीं है। टैरिफ्स काफी टफ होते हैं और इंटेंशंस हमेशा सेल्फ सर्विंग लगते हैं। लेकिन यूएस एक नोन सिस्टम है जिसके रूल्स और प्रोसेस हम समझते हैं।
चाइना एक रिस्की ऑप्शन है। आज ग्रोथ और कॉपरेशन प्रॉमिस करता है, लेकिन उसके पास्ट बिट्रेल्स इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। और यही है इंडिया का असली 21st सेंचुरी डायलेमा। क्या हम सेफ लेकिन फ्लॉट पार्टनर के साथ चलें या फिर एक रिस्की अपॉर्चुनिटी पर गैम्बल करें? शायद जवाब एक को चूज करने में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी ऐसे डिजाइन करने में है कि इंडिया कभी भी किसी और के पावर के नीचे ना झुके, चाहे वो यूएस हो या चाइना।